जिस दिन वह पहली बार आकाश के साथ बंगले पर आया था, शाम का धुंधलका हो चुका था। मैं लॉन में डले झूले पर अनमनी से अकेली बैठी थी। आकाश ने परिचय कराया। ये है अभय, मेरा नया विद्यार्थी। इंदौर में अप्सरा बाजार का जो अपना पुराना घर था ना, उसी के पड़ोस में आलोक अंकल रहते थे, उन्हीं का बेटा है। सहसा से देखा मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो यह हूबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वो मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा गई। अप्सरा बाजार में काफी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का जाना। इंदौर का वह पुराना इलाका हमें याद दिलाता है। मैं बोली, हाँ, पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए हैं। अप्सरा तो सब उड़ चुकी है वहां से, कह अभय ने ठहाका लगाया। तब तक आकाश अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक अप्सरा मेरे सामने खड़ी है, लगभग फुसफुसाया वह, और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आसमान में पूनम का गोल चांद टंग चुका था। मुझे लगा वह भी अभय के ठहाके के साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहलहा रहे थे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल, बहुत तेजी से। शायद पहली बार उस पूरी रात जागती रही मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है। पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले। हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते मैंने आंखों से देखा, उसकी नज़रों में मैं एक अप्सरा हूँ। यह बात उसने कई बार कही, और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। मुझे भी अभय की बात सच लगने लगी, और वाकई मैं खुद को एक अप्सरा समझने लगी थी। इस एक शब्द ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। इस एक शब्द के जादू ने मुझे अपने सौंदर्य का आभास करा दिया, और इसी एक शब्द ने मुझे पति व प्रेमी का फर्क समझा दिया। दो लड़कियों की माँ हूँ अब तो। शादी होकर आई थी तब 22 की भी नहीं थी। तभी इन्होंने इतनी शिद्दत से मेरे रंग रूप की तारीफ नहीं की थी। अप्सरा की उपमा से नवाजना तो बहुत दूर की बात, इन्हें मेरा रूप ही नजर नहीं आया तो मेरे श्रृंगार, आभूषण या साड़ियों की प्रशंसा का तो प्रश्न ही नहीं था। अभय से मैं 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 10 वर्ष बड़ी हूँ, लेकिन उसकी यानी अभय की तो बात ही अलहदा है। एक रोज कहने लगा, मुझे तो फूल क्या, कांटों में भी आपकी सूरत नजर आती है। कांटों से भी तीखी है आपकी आंखें। एक चुभन ही काफी है जान लेने के लिए। पता नहीं सर, किस मिट्टी के बने हैं जो दिन रात किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं। बोरिंग डायलॉग मत मारो अभय, कहकर मैंने उसके कमेंट को भूलना चाहा, पर उसके बाद नहाते ही सबसे पहले मैं आंखों में गहरा काजल लगाने लगी। अब तक सबसे पहले सिंदूर भरती थी मांग में। अभय के आने से जाने अनजाने ही शुरुआत हो गई थी मेरे तुलनात्मक अध्ययन की। इनकी किसी भी बात पर, कार्य व्यवहार, पहनावे पर मैं स्वयं से ही प्रश्नोत्तर कर बैठती। अभय होता तो ऐसे करता, अभय यूं कहता, पहनता, बोलता, हंसता हंसाता। बात शायद बोलने बतियाने या हंसते हंसाने तक ही सीमित रहती अगर आकाश को अपने शोध पत्रों के पठन पाठन हेतु लंदन न जाना पड़ता। इनका विदेश दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। पिछले साल 1.5 साल से इस सेमिनार की चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और अभय को भी पीएचडी के लिए आए इतना ही समय हो चला है। हालांकि इनके निर्देशन में अब तक दसियों स्टूडेंट रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वे सभी यूनिवर्सिटी से घर के ड्राइंग रूम और स्टील हॉल तक ही सीमित रहे। किंतु अभय इनके गृह नगर इंदौर का होने के संग ही संग आलोक अंकल का बेटा जो ठहरा, इस संयोग ने गुरु शिष्य को भाई के नाते की डोर से भी बांध दिया था। औपचारिक तौर पर अभय अब भी भाभी जी ही कहता था। शुरू शुरू में तो उसने तीज त्योहार पर आकाश के और मेरे पैर भी छुए। देखकर आकाश की खुशी छलक पड़ती थी। अपने घर गांव का आदमी परदेश में मिल जाए तो एक सहारा सा हो जाता है, मानो एकल परिवार भरा पूरा परिवार हो जाता है। अभय भी घर के एक सदस्य सा हो गया था। बड़ी जल्दी उसने मेरी किचन तक एंट्री पा ली थी। मेरी बेटियों का तो प्यारा चाचू बन गया था। नन्ही मुन्नी बेटियों के लिए उनके डैडी के पास समय ही कहाँ रहा कभी। यूं तो अभय कॉलेज कैंपस के ही हॉस्टल में टिका है, पर वहाँ सिर्फ सामान ही पड़ा है। सारा दिन तो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे घर पर बीतता है। रात को सोने जाता है तो मुंह देखने लायक होता है। 3 सप्ताहों का दौरा समाप्त कर
तमाम प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ ही नियुक्ति अनुबंध के साथ आकाश लौटे थे। हमेशा की तरह निर्णय भी उन्होंने अकेले ही ले लिया था। मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि तुम 3 वर्ष अकेली रह लोगी। मैंने ही उनकी टाई की नॉट संवारते हुए पूछा था, 3 साल कैसे संभालूंगी सब? और माया और छाया ये रह लेंगी आपके बगैर? अभय रहेगा ना, वो सब मैनेज कर लेगा। उसे अपना कैरियर बनाना है, गाइड हूँ उसका, जो कहूँगा वह ज़रूर करेगा। समझदार है वह। मेरे लौटते ही उसे डिग्री भी तो लेनी है। मैं पल्लू थामे खड़ी रह गई, पक्के सौदागर की तरह। आकाश मुस्कुराए और मेरा गाल थपथपाते यूनिवर्सिटी चले गए, मगर लगा ऐसा जैसे आज ही चले गए। घर एकदम सुनसान, बगीचा सुनसान, सड़कें तक सुनसान सी लगी। वैसे तो ये घर में कोई शोर नहीं करते, मगर घर के आदमी से ही तो घर में बस्ती होती है। इनके जाने की कार्यवाही में 1.5 माह लग गए, किंतु अभय से इन्होंने अपने सामने ही हॉस्टल रूम खाली करवाकर हमारा गेस्ट रूम उसके हवाले कर दिया। अब अभय गैर कहाँ रह गया था। अभय के व्यवहार सेवा भाव से निश्चिंत होकर आकाश रवाना हो गए। वैसे वे चाहते थे घर से माँ जी को भी बुला लिया जाए, मगर सास से मेरी कभी बनी ही नहीं, इसीलिए विकल्प के तौर पर अभय को चुन लिया था। फिर घर में 100 औरतें हो, मगर एक आदमी की उपस्थिति की बात ही अलग होती है। अभय ने भी सद गृहस्थ की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। हंसी मजाक हम दोनों के बीच जारी था, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक लक्ष्मण रेखा तो खिंची ही रही। इतिहास गवाह है कि ऐसी लक्ष्मण रेखाएं कभी भी सामान्य दशा में जानबूझकर नहीं लांघी गई, बल्कि परिस्थिति विशेष कुछ यूं विवश कर देती है कि व्यक्ति का स्वविवेक व संयम शेष बचता ही नहीं है। परिस्थितियां ही कुछ बनती गई कि उस आग ने मुझ में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भस्म हो गया। आज तक मैं ढूंढ रही हूँ अपने आप को। आग सचमुच की आग से ही जली थी। शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनने के बावजूद भी रसोई में पसीने से तरबतर व्यस्त थी कि दहलीज पर अभय आ खड़ा हुआ और जाने कब टेबल फैन का रुख मेरी ओर कर रेगुलेटर फुल पर कर दिया। हवा के झोंके से पल्ला उड़ा और गैस को टच कर गया। बस एक चिंगारी से भग से आग भड़क गई। सोचकर ही लगता है कि भभक उठी आग। हम दोनों एक साथ चीखे थे। अभय ने मेरी साड़ी खींची, मुझ पर मोटे तौलिए लपेटे। हालांकि इस प्रयास में उसके भी हाथ, चेहरा और बाल जल गए थे। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और अभय के हाथों पर भी पट्टियां बन चुकी थी। तो छाया और माया को किसके आसरे छोड़ते? माँ जी को बुलाना ही पड़ा। आते ही माँ जी हॉस्पिटल पहुंची। देख, तेरी वजह से अभय भी जल गया। कहते हैं ना, आग किसी को नहीं छोड़ती, बचाने वाला भी जलता जरूर है। जाने क्यों माँ जी का आना व बड़बड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आंखें मूंद ली मैंने। हॉस्पिटल में अभय नर्स के बजाय खुद मेरी देखभाल करता। मैं रोती तो छाती से चिपका लेता, वह मुझे होठों से चुप करा देता। बिल्कुल ताज़ा एहसास। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर का कोना कोना एकदम नया सा लगा। फूल पत्तियां सब निखर गई, जैसे जख्म भी ठीक हो गए पर दाग छोड़ गए। दोनों के अंगों पर जलने के निशान। अभय और मैं दोनों ही जले थे एक ही आग में। आकाश को भी दुर्घटना की खबर दी गई थी। उन्होंने अभय को मेरी आग बुझाने के लिए धन्यवाद के साथ माँ जी को बुला लेने के लिए शाबाशी भी दी। अभय को महीनों बीत चले थे इंदौर गए हुए, लेकिन वहाँ उसकी शादी की बात पक्की की जा चुकी थी। सुनते ही मैं आंसू बहाने लगी। मेरा क्या होगा? अप्सरा का जादू कभी खत्म नहीं होता। अभय ने पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लिया था, मगर पिता के फैसले का विरोध करने की ना उसमें हिम्मत थी ना कुवत। स्कॉलरशिप से क्या होना जाना था? हर महीने उसे घर से पैसे मांगने ही पड़ते थे, तो इस विवाह से इनकार कैसे करता? लड़की सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और साथ में एमफिल कर रही है, तो शायद विवाह भी जल्दी नहीं होगी और ना ही ट्रांसफर। अभय ने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैं न सिर्फ आश्वस्त हो गई, बल्कि अभय के संग उसकी सगाई में भी शामिल होने चली आई। सामान्य सी टीचर छाप सांवली सी लड़की, शक्ल व कद काठी भी कुछ ज्यादा नहीं थी। एक उम्र की बात छोड़ दी जाए तो मेरे सामने कहीं नहीं टिक रही थी। संभवतः इसलिए भी कि पूरे प्रोग्राम में
मैं घर की बड़ी बहू की तरह हर काम दौड़ दौड़ कर करती रही। बड़ों से पर्दा भी किया, छोटों को दुलराया भी। अभय ने भी भाभी भाभी करके पूरे समय साथ रखा, लेकिन रिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर लड़की के रिश्तेदारों से परिचय कराया तो भाभी के रिश्ते से नहीं, बल्कि ये मेरे बॉस, मेरे गाइड आकाश सर की वाइफ है। कांटे से चुभे उसके शब्द। सर की वाइफ यानी उसकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अभय को वापस तो मेरे ही घर आना था। ट्रेन छूटते ही शिकायतों की पोटली खोल ली मैंने। मैं तैश में थी। हालांकि अभय गाड़ी चलते ही मेरा पुराना अभय हो गया था। मेरा मुझ पर ही जोर न चल पाया, न उस पर। मौसम बदल रहे थे अपनी ही चाल में, शांत भाव से, मगर तीसरे वर्ष के मौसमों में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा महसूस हो रहा था। भयावह चुप्पियां, आंखों में, दिलों में और घर में भी। तूफान तो आएंगे ही, एक नहीं कई कई तूफान। समय को पंख लग चुके थे और हमारी स्थिति पंख कटे प्राणियों की तरह होती लग रही थी। मुझे लग रहा था समय को किस विध बांध लूं। अभय की शादी की तारीख आ गई। सुनते ही मैं अभय को झंझोड़ने लगी। मेरा क्या होगा? अप्सरा का जादू कभी खत्म नहीं होता। इस बार अभय ने मुझे भविष्य की तसल्ली दी। मैं पूरा दिन पगलाई सी घर में घूमती रही, मगर माँ जी के मुख पर राहत स्पष्ट नजर आ रही थी। बातों ही बातों में बोली भी, अच्छा है, आलोक भाई साहब ने सही कदम उठाया। छुट्टा सांद इधर उधर मुंह मारे, फसाद ही खत्म। खूंटे से बांध दो। मुझे टोका भी कि कौन घर की शादी है जो तुम भी चली लंद फंद के उसके संग। व्यवहार भेज दो, साड़ी गहना भेज दो और अपना घर द्वार देखो। बेटियों की परीक्षा है, उस पर बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। माँ जी को कैसे समझाती कि अब तो अभय ही मेरी दुलाई रजाई है, मेरा अलाव है। बेटियों को बहला आई, चाची लेकर आऊंगी। बड़े भारी मन से इंदौर स्टेशन पर उतरी मैं। इंदौर के जिस तालाब को देख मैं पुलक उठी थी, आज मुंह फेर लिया, मानो मोतीलाल के सारे मोती मेरी आंखों से बूंदे बने झरने लगे हो। अभय ने बाहों में समेट मुझे पुचकारा। ऑटो के साइड वाले शीशे पर नजर पड़ी। ड्राइवर हमें घूर रहा था। मैंने आंसू पोंछ बाहर देखना शुरू कर दिया। झीलों का शहर, हरियाली का शहर, टेकरी टीलों पर बने आलीशान बेंगलों का शहर और मेरे अभय का शहर। ऑटो का इंतजार ही कर रहे थे सब। अभी तो शादी को हफ्ता भर है और इतने सारे मेहमान। अभय ने बताया, मेहमान नहीं, रिश्तेदार एवं बहनें हैं। सब सपरिवार पधारे हैं। आखिर इकलौते भाई की शादी है। सुनकर मैंने मुंह बनाया और बहनों ने मुझे देखकर मुंह बनाया। रात होते ही बिस्तरों की खींचतान, गर्मी होती तो लंबी चौड़ी छत थी ही। सब अपनी अपनी जुगाड़ में थे। मुझे अपना कमरा, अपना पलंग याद आ रहा था। अभय ने ही हल ढूंढा, भाभी जमीन पर नहीं सो पाएंगी, मेरे कमरे के पलंग पर भाभी की व्यवस्था कर दो। मेरा बिस्तरा दीवान पर लगा दो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अभय की बहनों की कोई इज्जत नहीं है और माँ ठहरी गऊ तो घर की बागडोर मैंने संभाल ली। घर के बड़े बूढ़ों और दामादों को इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया, उनकी हर ज़रूरत सुविधा का ऐसा ध्यान रखा कि सब मेरे गुण गाने लगे। मैं फिरकनी सी घूम रही थी। हर बात में दुल्हन, बड़ी बहू या भाभी जी की राय ली जाती और वह मैं थी। सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाने बैठती। अभय भी किसी न किसी बहाने से पुरुषों की पंगत से बच निकलता। स्त्रियां सभी भरपेट खाकर छत पर धूप सेकने लौटने पहुंच जाती। अभय की नानी, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, नीम की सेक से दांत खोसते पिछवाड़े धूप में जा बैठती। तब मैं और अभय चौके में अंगार भरे चूल्हे के पास अपने पाटले बिछाते और थाली परोसते। आदत जो पड़ गई है एक ही थाली में खाने की, नहीं छोड़ पाए। जितने अंगार चूल्हे में भरे पड़े थे, उससे ज्यादा मेरे सीने में धधक रहे थे। आंसू से बुझे तो कैसे। अभय मनाते हुए अपने हाथ से मुझे कौर खिला रहे थे कि उसकी भांजी अचानक आ गई चौके में गुड़ लेने, फिर बगैर ही भागी ताली बजाते हुए। अभय, मामा जी को देखो, बड़ी मामी जी को अपने ही हाथ से रोटी खिला रहे हैं। मामी जी जैसे बच्ची हो। बच्ची है क्या? फुर्ती से दौड़ा उसके पीछे। तब तक तो खबर फैल चुकी थी। मैं कुछ देर तो चौके में बैठी रह गई। जब छत पर पहुंची तो औरतों की नजरों में स्पष्ट हिकारत भाव देखा। और तो और उस रोज से नानी की नजरें बदली सी लगी। मैं सावधान हो गई। ज्यों ज्यों शादी की तिथि नजदीक आ रही थी, मेरा जी धक धक कर रहा था।
अभय का सहज उत्साहित होना मुझे अखर रहा था, इसलिए अभय को मेहंदी लगाती बहनों के पास जा बैठी, मगर अभय अपने में ही मगन बहन से बात कर रहा था। नीलम, पंजे और चेहरे के जले दागों पर भी हल्के से हाथ फेर दे, मेहंदी का छिप जाएंगे। सुनकर मैं रोक ना पाई खुद को। अभय, ये दाग ना छिपेंगे, ना इन पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा, आग के दाग हैं ये। सन्नाटा छा गया हॉल में। मुझे आकाश आज बेहद याद आए। कैसी निरापदता होती है उनके साथ। अभय को देखो तो वह दूर, बड़ी दूर नजर आता है, और आकाश हर पल उसके संग। आज मैं सचमुच उन्हें याद करने लगी। आखिरकार बारात प्रस्थान का दिन आ गया। मेरे लिए कयामत की घड़ी थी। जैसे ही अभय का सेहरा बंधा, वो अपने नाते रिश्तेदारों से घिर गया। उसे छूना तो दूर, उसके करीब तक मैं नहीं पहुंच पाई। मुझे अपनी औकात समझ में आने लगी। असल औकात अन्य औरतों ने बारात के वापस आते ही समझा दी। उन बहन बुआ के एक एक शब्द में व्यंग्य छिपा था। भाभी जी, आज से आपको हम लोगों के साथ हॉल में ही सोना पड़ेगा। अभय की कमरे का सारा पुराना सामान हटाकर नेहा के साथ आया नया पलंग सजाना होगा। ताजे फूलों से छुरियां सी चली दिल पर, लेकिन दिखावे के लिए बड़ी हिम्मत दिखाई मैंने भी। बराबरी से हंसी ठिठोली करते हुए अभय और नेहा का कमरा सजाया। लेकिन आधी रात के बाद जब कमरे का दरवाजा खट से बंद हुआ, मेरी जान निकल गई। मेरा पूरा शरीर ठंड पड़ गया था। कैसे देखती रहूं मैं अपनी सबसे कीमती चीज को चोरी होते हुए। चीख पड़ी, चोर चोर चोर। गुल हुई सारी बत्तियां जल पड़ी। रंग में भंग डालने का मेरा उपक्रम पूर्ण हुआ। शादी वाला घर, दान दहेज के संग घर की औरत, आभूषणों से लदी हुई, ऐसे मालदार घरों में ही तो चोर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते हैं। नींद से उठे डरे बच्चों के रोने का शोर, आदमियों का टॉर्च लेकर भाग दौड़ का कोलाहल। ऐसे में अभय के कमरे का दरवाजा खुलना ही था। उसके पीछे पीछे सजी सजाई नेहा भी चली आई हॉल में। चैन की सांस ली मैंने। बाकी सभी भयभीत थे लूट जाने के डर से। सबकी आंखों से नींद गायब थी। इस बीच मस्जिद से सुबह की आजान की आवाज आते ही मैं मन ही मन बुदबुदाई, हो गई सुहाग रात, लेकिन कब तक। वह तो सावित्री थी जिसने सूर्य को अस्त नहीं होने दिया था। सुबह से ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई थी। छुट्टियां किसके पास थी। मुझे भी लौटना था अभय के साथ, मगर मेरे गले में बड़े प्यार से नेहा को भी टांग दिया गया था। जाने किस घड़ी में बेटियों से कहा था कि चाची लेकर आऊंगी। नेहा को देखकर मुझे अपना सिर पीट लेने का मन होता, मगर उसने छाया व माया का तो जाते ही मन जीत लिया। 10 दिनों बाद नेहा का भाई उसे लेने आ गया और मैं फिर अभय की अप्सरा बन गई। गिन गिन कर बदले लिए मैंने अभय से। अब मुझे उससे सब कुछ वैसा ही चाहिए था जैसे वह नेहा के लिए करता था। प्यार, व्यवहार, संभाल, परवाह, सब। चूक यही हुई कि मैं अपनी तुलना नेहा से करते हुए सोच ही नहीं पाई कि अभय भी मेरी तुलना नेहा से कर रहा होगा। समय भाग रहा था, मैं मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे हर कोई मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अभय ने भी बताया ही नहीं कि नेहा ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है। इधर आकाश का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था। उन्होंने आते ही अभय को व्यस्त तो कर ही दिया, साथ ही शहर की पॉश कॉलोनी में फ्लैट का इंतजाम कर दिया, ये कहते हुए शादीशुदा है अब, यहाँ बहू के साथ जमेगा नहीं। मैं चुप रह गई, मगर अभय ने अब भी अपना मुंह मारना छोड़ा नहीं था। अभय मेरी मुट्ठी में है, यह एहसास नेहा को कराने का कोई मौका मैं छोड़ती नहीं थी। जब भी नेहा से मिलना होता, वो मुझे पहले से ज्यादा भद्दी, मोटी और सांवली नजर आती। संतुष्ट होकर मैं घर लौटकर अपने बनाव श्रृंगार पर और ज्यादा ध्यान देती। फिर मैंने नोट किया, अभय का रुख उसके बजाय मेरे प्रति ज्यादा नरम और प्यार भरा होता। फिर भी नेहा सहज भाव से नौकरी, ट्यूशन के साथ साथ अभय की सुविधा का पूरा ख्याल रखती। न अभय से कोई शिकायत, न मांगी कोई सुविधा या भेंट। अप्सरा थोड़ी है जो छू लो तो पिघल जाए। अभय ने भाव में बहकर एक बार कहा था तो मैं सचमुच अपने को अप्सरा ही समझ बैठी थी। तब तक अभय की थीसिस पूरी हो चुकी थी, मगर अभी डिस्कशन बाकी था। और फिर वह दिन आ ही गया। अभय को डॉक्टरेट की डिग्री के साथ ही
ऑटोनॉमस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति भी मिल गई। धीरे धीरे उसका मेरे पास आना कम हो रहा था। फिर भी मैं कभी अकेली, कभी बेटियों के साथ उसके घर जा ही धमकती। नेहा अक्सर शाम को भी सूती साड़ी में बगैर मेकअप के मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाती मिलती। ऐसे में हमारी आवभगत अभय को ही करनी पड़ती। वह एक एक चीज का वर्णन चाव से करता। नेहा ने गैलरी में भी बोनसाई पौधों के संग गुलाब के गमले सजाए हैं। साथ ही गमले में हरी मिर्च, हरा धनिया भी उगाया है। नेहा, 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 नेहा ने ये मेरा स्वेटर क्रोशे से बनाया है। नेहा ने घर को घर बना दिया है। नेहा के हाथ की मखाने की खीर, नेहा के गाए गीत, नेहा के हाथ पैर, चेहरा, आंखें। मैं गौर से देखने लगती अभय को, मगर वह सकपकाने की जगह ढिठाई से मुस्कुराता रहता और मैं अपमान की ज्वाला में जल उठती। मेरे मन में बदले की आग सुलगने लगी। मैं नेहा से अकेले में मिलने का प्रयास करती और अक्सर बड़े सहज सरल भाव से अभय का जिक्र ही करती। अभय ने मेरा कितना ध्यान रखा, अभय ने यह कहा, वह किया। अभय की पसंद नापसंद, अभय की आदतों और मजाकों का वर्णन करने के साथ साथ कभी कभी कोई ऐसा जिक्र भी कर देती कि नेहा का मुंह रोने जैसा हो जाता और मैं भोलेपन से कहती, देवर है वह मेरा, हिंदी की मास्टरनी हो तुम, देवर का मतलब नहीं समझती। नेहा सब समझ कर भी पूर्ण समर्पण भाव से अभय और अपनी शादी को संभाल रही थी। मेरे सीने पर सांप लौट गया जब मालूम पड़ा कि नेहा गर्भवती है। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि यह खबर मुझे आकाश ने दी। आपको कैसे पता? मैं भड़क गई। अभय ने बताया। मुझे नहीं बता सकता था? मैं इतनी दुश्मन हो गई? नेहा आकाश से सगे जेठ का रिश्ता निभाती है। आकाश की मौजूदगी में कभी अपने सिर से पल्लू नीचे नहीं गिरने देती। जोर से बोलना हंसना तो दूर, चलते ही इतनी कायदे से है, धीमे धीमे। मुझे नहीं लगता कि आकाश से इस बारे में उसकी कभी कोई बात भी हुई होगी। लेकिन आज आकाश ने जिस ढंग से नेहा के बारे में बात की, स्पष्टता उनके अंदाज में नेहा के लिए स्नेह के साथ साथ सम्मान भी था। चर्चा की केंद्र बिंदु अब नेहा थी। अभय ने नेहा को डिलीवरी के लिए घर भेजने के बजाय अपनी माँ एवं नानी को ही बुला लिया था। वे लोग नेहा को हथेलियों पर रख रही थी। मेरी हालत सचमुच अजीब सी हो गई थी। आकाश अब भी किताबों में ही आंखें गड़ाए रहते हैं और नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। अभय पापा बन गया और नेहा माँ बन गई, पर मैं बड़ी माँ नहीं बन पाई। अभय की माँ ने बच्चे को मेरी गोद में देते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया था। लल्ला, ये आ गई तुम्हारी बड़ी माँ आशीर्वाद देने। बच्चे के नामकरण की रस्म में भी मुझे जाना पड़ा। अभय की बहनें बुआओं सहित काफी मेहमानों को निमंत्रित किया गया। प्रोग्राम काफी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। इस पीढ़ी का पहला बेटा जो पैदा हुआ है। आकाश अपने पुराने नाते रिश्ते से बंधे फंक्शन में बराबरी से दिलचस्पी ले रहे थे। अभय नेहा और बच्चे के साथ बैठ चुका। औरतों में नाम रखने की होड़ मच गई। बहनें अपनी चुने नाम रखवाने पर अड़ी थी तो बुआएं अपने नामों पर। बड़ा खुशनुमा माहौल था। तभी मेरी निगाहें नेहा से मिली। उन आंखों में जीत की ताप थी। सह न सकी मैं, बोल पड़ी, नाम रखने का पहला हक उसी का होता है जिसका बच्चा हो। देखो, लल्ला की शक्ल हूबहू आकाश से मिल रही है, वे ही रखेंगे नाम। सन्नाटा छा गया। औरतों की उंगलियां होठों पर आ गई। नेहा की प्रतिक्रिया जान ना सकी मैं। वह तो सलमा सितारे जड़ी सिंदूरी साड़ी का लंबा घूंघट लिए गोद में बच्चा संभाले सिर झुकाए बैठी थी। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। शायद आकाश यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। मेरा वार खाली गया। अभय ने तुरंत बड़ी सादगी से मेरी बात को नकार दिया। भाभी, आप इस फैक्ट से वाकिफ नहीं है शायद। बच्चे की शक्ल तय करने में माँ के विचार सोच का 90% हाथ होता है। और मैं जानता हूँ कि नेहा जब से शादी होकर आई है सिर्फ आपके ही सानिध्य में रही है। 24 घंटे आप ही तो रही उसके दिलो दिमाग में। इस लिहाज से बच्चे की शक्ल तो आपसे मिलनी चाहिए थी। परिवार के अलावा किसी और पर या आकाश सर पर शक्ल सूरत जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह तो आप भी जानती हैं कि नेहा ने आज तक किसी दूसरे की ओर देखा तक नहीं है। वह ठहरी एक सीधी सादी घरेलू औरत। औरत लगा
अभय ने मेरे पंख ही काट दिए और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई हूँ। मुझे बात बात पर अप्सरा का दर्जा देने वाले ने मुझे अपनी औकात दिखा दी। मुझे अपने कंधों में पहली बार भयंकर दर्द महसूस होने लगा, जिन्हें अभय ने सीढ़ी बनाया था। उन कंधों पर आज न अभय की बाहें थी और न ही पंख। आज मुझे अपनी असली औकात पता चल चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।